एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्योति नीम ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की बुक की पोम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर्स। सो हम देखेंगे थिंकिंग अबाउट द पोम के क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोइट सेज हैज़ चेंज्ड हिज मून, हाउ हैज़ द पोइट मून चेंज्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है और कैसे ये पोइट के मून को चेंज कर देता है। आंसर, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। द पोइट सेज दैट he was having a bad day and was stressed, but as soon as dust of snow falls on his body, his mood is changed. So dust of snow का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। पोइट कहते हैं कि उनका काफ़ी बैड डे था और वो स्ट्रेस में थे, लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनकी बॉडी के ऊपर फॉल करता है, गिरता है, वो उनके मूड को चेंज कर देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोम। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। फर्स्ट पार्ट, what are the birds that are usually named in poems? Do you think crow is often mentioned in poems? What image come to your mind when you think of a crow? So फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि यूजली हम जो बर्ड्स के नेम सुनते हैं पोम्स में वो बताने हैं। और क्या आपने कभी पोम्स में क्रो का नाम सुना है? और क्रो को देखते ही या क्रो का नाम सुनते ही आपके माइंड में कैसी इमेज आती है वो आपको बतानी है। सो द आंसर इज़ द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम्स आर cuckoo, nightingale, swallow, etc. No, crow is hardly mentioned in poems. Whenever we think of crow, a fearful and ugly image come to our mind. So birds के जो usually name हैं वो हैं cuckoo, nightingale, swallow, etc. और हमने इसी पोएम में क्रो का नाम सुना है। क्रो का नाम सुनते ही हमारे जो माइंड है उसमें फिगली और अगली इमेज, फ्यूरली फुल एंड अगली इमेज आती है जैसे ही हम क्रो का नाम सुनते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन व्हाट इज a hemlock tree? Why does not the poet write about more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? So second part में आपसे पूछा गया है कि हेमलॉक ट्री क्या होता है और पोइट ने जो ब्यूटीफुल ट्री हैं जैसे अ मैपल एंड an oak tree और a pine, इन सब के बारे में क्यों नहीं लिखा अपनी पोम में? उन्होंने हेमलॉक ट्री के बारे में ही क्यों लिखा है? सो द आंसर इज हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। द पोइट डज नॉट राइट अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्रीज सच एज अ मैपल और an oak or a pine because when poet wrote his poem he was is said mood. So he wants to match this scene of poem with his mood. So hemlock tree एक poisonous tree होता है with small white flowers and poet ने जो beautiful tree हैं जैसे कि a maple और an oak, a pine, इन सब के बारे में नहीं लिखा क्योंकि जब वो इस पोम को लिख रहे थे तो उनका जो
मूड था वो काफ़ी सैड था। तो वो इस पोम में जो सीन है उसको अपने मूड के साथ मैच करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हेमलॉक ट्री के बारे में अपनी पोम में लिखा है। द थर्ड पार्ट इज व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सैरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर। सो कैसे क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने जॉय को रिप्रेजेंट करा, और डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो ने शेक किया हेमलॉक ट्री, वो किसके ऊपर स्टैंड्स फॉर करता है, सो वो आपको बताना है। द आंसर इज द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर जॉय as it changed the mood of the poet from being sad to joyful. So क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जॉय को। डस्ट ऑफ स्नो जो कि क्रो ने शेक किया था हेमलॉक ट्री, और जो डस्ट गिरा था पोइट के ऊपर, वो भी जॉय को रिप्रेजेंट करता है, स्टैंड्स फॉर जॉय, बिकॉज ये चेंज कर देता है पोइट के मूड को सैड टू जॉयफुल। सो जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री हैं उन्होंने मिलकर किस तरीके से पोइट के मूड को चेंज कर दिया सैड से जॉयफुल, इसीलिए जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है वो जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कंप्लीट। If you like the video, don't forget to subscribe my channel and also hit the bell icon. Subscribe the channel Jyoti Neem Online Study, and thanks for watching this video.